अस्सलामुअलैकुम। व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर एक नई वीडियो के साथ। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है और उसका टॉपिक है व्हाई एवरी कंट्री वांट्स टू फ्रेंड्स विद इंडिया। हम भी यही सोचते हैं कि क्यों हर कोई इंडिया के पीछे भाग रहा है। मिलकर देखते हैं वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज को जानने के लिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और सबसे पहले तो इंडिया के इस फॉरेन रिलेशंस के मैप को देखो। इसमें ब्लू कलर के नेशंस के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, यानी कि यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि पूरे ग्लोब के साथ हमारे अच्छे पॉलिटिकल रिलेशंस है। और अब जरा डेवलप्ड नेशंस जैसे कि यूएसए, रशिया, चाइना के फॉरेन रिलेशंस के मैप को देखो। इन मैप्स में रेड एरियाज अनफ्रेंडली या फिर नॉन एग्जिस्टेंट रिलेशंस दर्शाते हैं। तो यहां पर इन मैप्स का मतलब यह है कि किसी के भी इंडिया जितने अच्छे रिलेशंस नहीं है। बट क्या लगता है आपको, क्या ये इंडिया की कोई ग्लोबल पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी है? क्योंकि सीधी सी बात है, इतने अच्छे रिलेशंस फ्लूक से नहीं हो सकते, राइट? वेल, इसके पीछे की बात यह है कि हिंदुस्तान ने इन रिलेशंस को बनाने के लिए कुछ बेहद ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लिए हैं जो दूसरे देशों ने अब तक नहीं लिए। अब यहां पर अगर हम थोड़ा सा इन डेप्थ जाते हैं ना, तो यह पता चलता है कि ये डिसीजंस आज के तारीख के तो है ही नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत बहुत पहले से भारतवर्ष में हो रही थी, फर्स्ट सेंचुरी एडी से। इंडिया ने ट्रेड करना और इंटरनेशनल रिलेशंस बनाना एंशिएंट टाइम से ही शुरू कर दिया था और फर्स्ट सेंचुरी एडी की बड़ी सिविलाइजेशंस जैसे कि रोमन एम्पायर, पार्थियन एम्पायर और चाइनीज किंगडम्स के इंडिया के साथ काफी अच्छे रिलेशंस थे। इनफैक्ट एक बात बताता हूं, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नाम की एक पेरिप्लस बुक है। ये वो बुक है जिसमें पोर्ट्स और डॉक्स की जानकारी को इकट्ठा करके रखा जाता था। इस बुक के हिसाब से फर्स्ट सेंचुरी एडी के ट्रेड के दौरान इंडिया से स्पाइसेस, मेटल्स, क्लोथ्स और प्रीशियस स्टोन्स यानी कि हीरे मोती जैसी चीजें रोमन एम्पायर तक एक्सपोर्ट किए जाते थे। और इसी थ्राइविंग ट्रेड की वजह से इंडिया इतना अमीर हो गया था कि एक पॉइंट पे इंडिया की जीडीपी वर्ल्ड इकोनॉमी का एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज थी। बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि सिर्फ ट्रेड ही थ्राइव नहीं हो रहा था, बल्कि उसके साथ ऑफ कोर्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट के दूसरे कंट्रीज के साथ अच्छे इंटरनेशनल रिलेशंस की नींव बनना भी शुरू हो चुका था। सो इसका मतलब था कि ट्रेड था, रिलेशंस थे, यानी कि चीजें अच्छी चल रही थी। और अब जाहिर सी बात है कि किसी ना किसी को तो डिस्टर्ब करना बनता ही था। सो इतना सारा पैसा देखकर इंडिया में इन्वेडर्स आना शुरू हो गए, जो बिन बुलाए मेहमान बनकर यहां पर आते, अटैक करते और लूट कर चले जाते थे। और वक्त के साथ साथ इन इन्वेडर्स को देखकर दूसरे देशों की हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ गई और देखते ही देखते इंडिया में भी कॉलोनियलिज्म आ गया, जिसने इंडिया को पूरी तरीके से निचोड़ दिया। लेकिन कुछ सालों बाद हमें इंडिपेंडेंस मिल गया और आज की तारीख में भी हम एक इंडिपेंडेंट नेशन है जो हमारे देश के डिसीजंस खुद ले सकते हैं। तो क्वाइट सरप्राइजिंगली इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस कमजोर होने के बावजूद भी इंडिया ने उस वक्त इंडिपेंडेंस के बाद काफी सारे कॉलोनाइज्ड देश जैसे कि इंडोनेशिया और मल्टीपल अफ्रीकन देशों के इंडिपेंडेंस मूवमेंट को सपोर्ट किया। अब एक देश के लिए किसी दूसरे देश के इंडिपेंडेंस में मदद करना एक बहुत ही बड़ी और नोबल बात होती है और इसीलिए ये देश आज भी इंडिया के हित में ही सोचते हैं। अब क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस चीजें काफी नई थी और हम एक साथ काफी सारे एरियाज में डिसीजंस ले रहे थे, उन्हीं में से एक था हमारे फॉरेन रिलेशंस को इन्फ्लुएंस करने का नेक्स्ट मेजर फैक्टर, इकोनॉमी। इंडिपेंडेंस के बाद 1947 से लेकर 1980s तक इंडिया में डिरिगिज्म के इकोनॉमिक मॉडल को अडॉप्ट किया गया था। मतलब एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल जिसमें प्राइवेट कंपनीज के बिजनेसेस में गवर्नमेंट हेवीली इन्वॉल्व होती है और उनके एक्सेसिव प्रॉफिट्स कमाने पर रोड ब्लॉक्स लगा देती है। सो बेसिकली गवर्नमेंट के इस इन्वॉल्वमेंट की वजह से इंडिया की ग्रोथ रेट स्टैग्नेंट यानी कि थम सी गई थी। और अब यहां पर एक तरफ जहां पे इंडिया की इकोनॉमी डगमगा रही थी, वहीं पर लेट 80s आते ही सोवियत यूनियन का पूरा वजूद ही डामाडोल हो चुका था। ये वही सोवियत यूनियन था जो एक समय में इंडिया का मेजर एलाय हुआ करता था। सो इंडिया की बिगड़ती आर्थिक स्थिति और सोवियत यूनियन के धीरे धीरे डिसॉल्व होने पर इंडिया को यह रियलाइज हुआ कि कुछ चीजें बदलनी पड़ेगी। और इसी बीच 1991 में दो मेजर इंसिडेंट्स हुए। पहला तो ये कि सोवियत यूनियन के डिसोल्यूशन से कोल्ड वॉर खत्म हो गया, मतलब कि जिन 15 रिपब्लिक से यूएसएसआर बना था वो वापस उन्हीं में ही डिवाइड हो गया। और दूसरा ये था कि इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पास हो गए। अब ये दोनों इवेंट्स इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को हमेशा हमेशा के लिए चेंज कर देने वाले थे। अब आपके दिमाग में भी ये सवाल आया कि
किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक पॉलिसी का फॉरेन पॉलिसी से इतना क्या स्ट्रॉन्ग रिलेशन। ये दोनों उतने क्लोज है एक दूसरे से जितने क्लोज शॉपिंग वेबसाइट्स और एप्स पर डिस्काउंटेड प्राइस और ओरिजिनल प्राइस होते हैं। आई नो आप सभी का एक्सपीरियंस मेरे जैसा ही रहा होगा। आज की तारीख में हम कोई भी चीज ऑनलाइन खरीदने जाते हैं तो प्रोडक्ट प्राइस और उनकी क्वालिटी में हमें क्लिक बेट किया जाता है। मैं काफी दिनों से नॉइस कैंसलिंग हेडफोन लेना चाहता था, लेकिन काफी सारे चॉइसेस के कंफ्यूजन में था। बट थैंक्स टू धनी वेबसाइट एंड ऐप और उनके हो रहे बचत वीक जो कि 23 जून से 30 जून तक है, यहां पर हमें 70% तक का डिस्काउंट देखने मिलेगा ऑन डिफरेंट कैटेगरीज जैसे जेब्रॉनिक्स के स्पीकर्स एंड ईयरफोन्स जो कि कम दाम में बढ़िया ऑडियो क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, और कुछ प्रोडक्ट्स तो अवेलेबल है सिर्फ 9 रुपए से। इन ऑफर्स के अलावा आप धनी प्लस मेंबरशिप को भी ले सकते हो सिर्फ 500 रुपए में, जिससे आपको 2N कैशबैक स्टोर डिस्काउंट के ऊपर साथ ही फ्री डिलीवरी भी मिलेगी। इतना ही नहीं, धनी वेबसाइट और ऐप पर आपको देखने मिलेंगे प्रोडक्ट्स जैसे कि मेंस वुमेन फैशन, एक्सेसरीज, होम फर्निशिंग्स, ग्रोसरीज एटसेट्रा है, जिसमें आपको कैश ऑन डिलीवरी तक मिलेगा। सो रुके क्या हो, अभी चेकआउट करो धनी को एंड डाउनलोड द ऐप एज वेल। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू आवर टॉपिक। कोल्ड वॉर के दौरान यूएस और यूएसएसआर के पॉलिटिक्स से बचने के लिए इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को अपनाया था। और जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया था और इंडिया का एलाय सोवियत यूनियन वाज नो मोर, इंडिया को चीजें उस हिसाब से चेंज करनी पड़ी। मतलब कि इंडिया ने अपने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी से हटकर दूसरे देशों के साथ ज्यादा एक्टिवली और बोल्डली घुलना मिलना शुरू कर दिया। और हमारे 1991 के रिफॉर्म्स ने यह करना और भी ज्यादा इजी बना दिया, क्योंकि जैसे ही रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए, इनकी वजह से प्राइवेट कंपनीज के लिए बिजनेसेस को सेटअप करना, ग्रो करना काफी इजी हो गया। इनफैक्ट इंडियन इकोनॉमी एक्सपोनेंशियली ग्रो करने लगी। एंड अगेन एक बार जैसा पहले हुआ था, हमारी ये ग्रोथ को देखकर कई सारी कंट्रीज हमें एज अ पॉसिबल एलाय देखने लगी, और इसी वजह से इंडिया में FDIs यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स बढ़ने लगे, इकोनॉमी ग्रो करने लगी और नतीजन पॉवर्टी भी काफी हद तक कम होने लगी। सो इन फैक्टर्स का मतलब ये था कि इंडियन इकोनॉमी धीरे धीरे करके स्टेबलाइज हो रही थी और उसके बेनिफिट्स अनलिमिटेड थे। इनफैक्ट अगर किसी कंट्री का स्टेबल इकोनॉमिक इकोसिस्टम होता है ना, तो वो ट्रेडिशनली अपने एनिमी नेशंस को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। फॉर एग्जांपल जापान और चाइना को ही देख लो। जैसे कि आप लोग जानते हो उनका 36 का आंकड़ा है, लेकिन आज की तारीख में भी जापान चाइनीज इकोनॉमी में वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर है। यू नो, ऐसे दो देश जो हिस्टोरिक एनिमीज रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही चाइना और जापान के संबंध बिगड़ते गए हैं, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक लेवल पर इन दो कंट्रीज में आए दिन एग्रीमेंट्स होते रहते हैं। और ये सब किसकी बदौलत है? वेल, फॉरेन पॉलिसीज की बदौलत। एंड उसमें भी जो क्रूशियल फैक्टर है ना, जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन करने में काम आता है, वो है पॉलिटिक्स। आज इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन फिर भी गल्फ या फिर मिडिल ईस्ट के काफी सारे देशों को इंडिया से ज्यादा अमीर कंसिडर किया जाता है। बट यहीं पर आपको पता चलेगा कि अमीरी ही सब कुछ नहीं होती, क्योंकि इतनी रहीसी भी इन्हें इंडिया जितने आज तक अच्छे बॉन्ड्स नहीं दिला पाई। और इसके पीछे का मेन रीजन है वहां की मॉडर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री। अगर हम मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री को देखें तो वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और मिलिट्री कूप से भरी पड़ी हुई है। इनफैक्ट मिडिल ईस्ट तो फिर भी काफी दूर है, हम हमारे बैकयार्ड साउथ एशिया की ही बात कर लेते हैं। इंडिया के ऑलमोस्ट सारे नेबर्स नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और म्यांमार ने मिलिट्री कूच को एक्सपीरियंस किया है, और फिर चाहे वो सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल। लेकिन इंडिया ने आज तक एक भी ऐसा मिलिट्री रूल एक्सपीरियंस नहीं किया है। एंड इस बात का क्रेडिट एंग्लो सैक्सॉन मिलिट्री ट्रेडिशन को दिया जाता है, जो इंडियन आर्मी में पास हुआ था। मतलब कि जब ब्रिटिशर्स यहां पर आए थे तो उन्होंने मिलिट्री को हटाकर अपने सिविलियन अथॉरिटी के ट्रेडिशन को ज्यादा बढ़ावा दिया। बट इंडिया के लैक ऑफ मिलिट्री कूच के लिए ये एकमात्र रीजन यूज करना एक फ्लॉड लॉजिक होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने भी उन्हीं ट्रेडिशंस को इनहेरिट किया था। बट अगर हम डेटा को देखें तो पाकिस्तान में आज तक 3 से भी ज्यादा कूच हो चुके हैं। यहां पर इस मामले में हमें पाकिस्तान से डिफरेंशिएट करने का क्रेडिट जाता है नेहरू जी को। और ऐसा कहा भी जाता है कि नेहरू ने इंडिया को कू प्रूफ बना दिया। और ऐसा उन्होंने किया कैसे? सिंपल, कुछ डिसीजंस और पॉलिसीज बनाकर। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो उन्होंने आर्मी से त्रिमूर्ति भवन लेकर सिविलियन यूज में डाल दिया, और फिर बजट कट्स इंट्रोड्यूस कर दिए। मोरओवर, सिर्फ नेहरू जी नहीं बल्कि इंडिया में कांग्रेस और पॉलिटिक्स दोनों ही फाउंडेशनली स्ट्रॉन्ग और वेल एस्टैब्लिश थे, जबकि पाकिस्तान में मुस्लिम लीग सिर्फ जिन्ना साहब तक ही लिमिटेड था। अब एक कंट्री के स्टेबल पॉलिटिकल क्लाइमेट का मतलब होता है वहां डेवलपमेंट और ग्रोथ भी स्टेबल रहेगा, और अगर स्टेबिलिटी की गारंटी होगी तो ऐसे कूज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एंड ऑल्सो नेशंस अपने आप ही इंटरनेशनल रिलेशंस और इन्वेस्टमेंट्स भी बनाए रख पाते हैं।
इनफैक्ट बनाए रखना तो छोड़ो, रिलेशंस को फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए इंडिया ने कई बार दूसरे कंट्रीज को ह्यूमैनिटेरियन एड तक प्रोवाइड किया है। इनफैक्ट इंडिया के 2022-23 फिस्कल ईयर में इंडिया ने भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे नेबरिंग कंट्रीज के लिए एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्लान बनाया है। और ये कोई छोटा मोटा प्लान नहीं है। इस प्लान में इंडियन गवर्नमेंट ने बस एक ही साल में 6,290 करोड़ रुपए ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिए हैं। और इस प्लान में इंडिया सिर्फ नेबरिंग कंट्रीज को नहीं बल्कि अफ्रीकन, यूरेशियन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के भी डेवलपमेंट को असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। वेल, ये तो हुआ इंडिया के ह्यूमैनिटेरियन एड का सिर्फ एक पहलू। इंडिया हमेशा से ही दूसरे कंट्रीज की मदद करने में आगे रहा है। अब चाहे वो कोविड-19 पैंडेमिक में मास्क और वैक्सीन सप्लाई करना हो या फिर नेचुरल डिजास्टर में खाने और सप्लाईज की मदद करना हो। सो हमने ये तो देख लिया कि कौन से फैक्टर्स है जिनकी वजह से दूसरी कंट्रीज इंडिया से रिलेशंस बनाकर रखते हैं या फिर बनाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे एड्स और वेलफेयर प्रोग्राम्स वो दूसरे बहुत ही कम कंट्रीज से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर जितना इंपॉर्टेंट रिलेशन बनाना होता है, उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट उन रिलेशंस को मेंटेन रखना होता है। और इंडिया के ग्लोबल थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के हिसाब से इंडिया को 2020 के डेकेड में फॉरेन रिलेशंस के कुछ एरियाज पर फोकस करना चाहिए। और अब अगर किसी कंट्री को अपने इंटरनेशनल रिलेशन सुधारने होंगे तो आप ही बताओ उसकी शुरुआत कहां से होगी? करेक्ट, हमारे नेबरिंग कंट्रीज से। नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे कंट्रीज में इंडिया के एक बड़े भाई के जैसे छवि होने के बावजूद भी उसकी वैल्यू ग्रेजुअली खत्म होती जा रही है, क्योंकि चाइना जैसी दूसरी कंट्रीज इन कंट्रीज को अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए इन्फ्लुएंस कर रही है। अब यहाँ पर यह जरूरी नहीं है कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज या तो सिर्फ हमारे साथ या फिर इन दूसरे पावर्स के साथ ही रिलेशंस रखे, सब साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट आज के इस मॉडर्न एज में ये जरूरी नहीं है कि कंट्री एक दूसरे के साथ या सिर्फ लड़ाई करे या फिर बस कोऑपरेट करे। और इस बात का प्रूफ हमें इंडिया और चाइना के रिलेशंस में दिखता है, क्योंकि यूएसए के बाद चाइना ही इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। लेकिन ट्रेड और इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस के बावजूद भी आज चाइना और इंडिया दोनों ही एक दूसरे को पॉजिटिव लाइट में नहीं देखते हैं। अब इंडिया को स्ट्रेटेजिक लेवल पर यह इंश्योर करना होगा कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज किसी दूसरे कंट्री से इन्फ्लुएंस होकर हमारे अगेंस्ट ना हो जाए, और यह मेक श्योर करना पड़ेगा कि उन पर हमारा भी इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं बन रहा है। वेल, और इंडिया के लेवल पर आपको क्या लगता है ये कितना मुश्किल या कितना आसान होगा? सबसे पहले तो पॉलिटिक्स की इस गेम में क्या इंडिया वाकई में अपने अभी एग्जिस्टिंग एलाइज जैसे कि यूएस पर भरोसा कर सकता है? एंड सेकेंडली, क्या इंडिया वाकई में हमारे नेबरिंग कंट्रीज को इन्फ्लुएंस होने से रोक सकता है, स्पेशली व्हेन वी हैव पाकिस्तान एंड चाइना ऑन द अदर साइड? वेल, आपको क्या लगता है? अपनी राय को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। बट एटलीस्ट ये वीडियो देखकर आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इंडिया की पोजीशन डेफिनेटली काफी प्रिविलेज पोजीशन है, जो हमारी सालों की मेहनत का नतीजा है। एंड टू बी ऑनेस्ट, दूसरे कंट्रीज इस पोजीशन पे डेफिनेटली आना चाहेंगे। सो लेट्स जस्ट होप कि इंडिया इस पोजीशन को मेंटेन रखता है। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आप कभी भी मिस ना करो। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। जी तो व्यूवर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था फैक्ट से भरपूर और बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो था। उन्होंने पूरी एक इंडियंस की तारीख बताई, कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया और कहाँ पे अभी भी इंडिया रुक नहीं रहा, और क्यों फ्रेंडशिप करना चाह रहा है हर कंट्री इंडिया के साथ। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया और बड़ी ज़बरदस्त वीडियो थी। और वाकई में हकीकत है कि आप अगर अपने गोल सेट करते हैं और फिर आप उनको अचीव करने में जुड़ जाते हैं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। लेकिन हम जब तक अपने गोल ही सेट नहीं करेंगे, हमें अपनी मंजिल का ही नहीं पता होगा, तो हमने जाना कहाँ पे, उस रास्ते का ही चुनाव नहीं करेंगे, तो फिर हम कहीं पीछे ही भटकते रहेंगे। और पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही हुआ है। पाकिस्तान ने अपनी कोई मंजिल डिसाइड नहीं की, कोई ऐसे लॉज नहीं बनाए, कोई ऐसे कानून नहीं बनाए। यहाँ जब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून चलता रहा है। जब दिल चाहा मार्शल लग गया, जब चाहा यहाँ पे नाम नेहाद जमहूरियत आ गई, और दोनों ने ही बड़ी बुरी तरह से लूटा है पाकिस्तान को। और आज पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि दोनों एक साथ आज़ाद हुए देश, एक कहीं आगे बढ़ गया है और एक कहीं पीछे अभी एक रास्ते में भटक रहा है, अपनी मंजिल को खो बैठा है। कहीं एक वक्त तक वो भी दोनों पैरेलल चल रहे थे साथ साथ, लेकिन अब के अगर देखें तो पाकिस्तान बहुत ही पीछे है और इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। और उसकी वजह यही है कि उन्होंने अपने रास्ता और अपनी मंजिल का तयन कर लिया था बहुत पहले ही, और यहाँ आज भी सोच रहे हैं कि हमने जो पिछला कर गया है, सिर्फ अपने टेन्योर में सिर्फ यही ढिंढोरा पीटना है कि पिछला कर गया था।
और कभी भी हम जिम्मेदारी लेने वाले ममालिक नहीं हैं। हाँ, अब तब तक हम जिम्मेदारी लेने वाले होते हैं कि जब तक हम इक़्तिदार में नहीं रहते, फिर हम अवाम को वो वाले सपने दिखाएँगे कि यूरोप भी ऐसा नहीं होगा कि जिस तरह से हम पाकिस्तान को बना देंगे। और जब हम इक़्तिदार में आते हैं, हमारा आते ही रोना ये शुरू हो जाता है, हमें तो बर्बाद ही इतना कर दिया गया था, हमारे लिए तो बरूदी सुरंगें ही ऐसी बिछा दी गई थी, हमारे लिए तो डॉलर को वो जो ज़बरदस्ती रोक के रखा गया था, उसको ही हम अगर अगर 10 साल हमें मिलें, तो हम सिर्फ़ उसकी भरपाई कर पाएँगे। और ये हमेशा से ही चलता रहेगा, कोई एक गवर्नमेंट नहीं है, पीपल्स पार्टी थी, उसने कहा मार्शल लॉ ने बेड़ा गर्क कर दिया, मुशर्रफ बेड़ा गर्क करके गया था, मुशर्रफ था, उसने कहा पीछे नून लीग ने तबाही फेर दी थी, नून लीग ने कहा पीछे पीपल पार्टी ने, कोई एक भी। और जब हमारे नए हैंडसम पीएम आए, तो उन्होंने जो सपने दिखाए, उन्होंने तो वो आसमान की बुलंदियों तक हमें पहुंचा दिया था कि हमने ऐसे झटके से, हमारी तो करप्शन जो दिन रात, हम तो इतने अमीर मुल्क हैं, रोजाना की बुनियाद पे अरबों और करोड़ों डॉलर की जो करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग हो जाती है, हमसे रुक जानी है, सारी दुनिया का पैसा हमारे पास आ जाना, सारी दुनिया की इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ जानी है, और हमने तो कहीं एक अमीर मुल्क बन जाना। लेकिन जब वो ख्वाब टूटा, तो वो भयानक था जिस तरह के पिछले दौरों में रहा था। लेकिन उसके बाद एक और नया तजर्बा हमें देखने को मिल रहा है, और पाकिस्तान तजर्बात की एक अमाज का बना हुआ है, और ये जिस्म पाकिस्तान कब तक बचा रहता है, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल जी, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने फैक्ट्स के ऊपर बात की और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने फैक्ट्स बताए। और उसमें ये भी फैक्ट्स था कि बाहर से आने वाला जो भी ताकतवर बंदा है, वो हमारे खित्ते के ऊपर हुक्मरानी करता रहा है और आज भी कर रहा है। चाहे इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया है और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पीछे है, फिर भी दूसरे लोग, ताकतवर लोग ही हम पर हुक्मरानी कर रहे हैं और हम आज भी उनके गुलाम हैं, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो पाकिस्तान है। हम उन्हीं की गुलामी कर रहे हैं, यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया में भी जो है ना, वही मुसल्लत हैं। और मुसलमानों के ऊपर तो समझ लें कि वो बाहर वाले ही हुकूमत कर रहे हैं, मुसलमान हुक्मरान किसी भी मुल्क में हुक्मरानी नहीं कर रहे। यहाँ पे ताकतवर को सलाम किया जाता है और वही किया जाता रहेगा। और दूसरे नंबर पे इसके ऊपर देखा जाए तो पाकिस्तान अलग है, इंडिया के अपने स्ट्रेटजी के जो है ना, उनके पार्टनर हैं, वो उनको अपने पार्टनर बना रहा है, वो आगे दुनिया के साथ अपने तल्लुकात बिल्ड कर रहा है, अपनी इकॉनमी को आगे लेके जा रहा है, अपने मुल्क के अंदर वो डेवलपमेंट जो कर रहा है और अपनी एक्सपोर्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, और इम्पोर्ट उनकी जो है ना वो बहुत ज़्यादा वो कम है कर रहा है उसको, वो अपना इंडिपेंडेंट होता जा रहा है, अपने ऊपर ही, वो मुल्क के अंदर ही जो लोग हैं उन्हीं के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम अपना ही उगाएंगे और अपना ही खाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से हमारे हैंडसम जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने 3 साल में वो कर दिखाया जो 70 सालों में कोई ना कर सका। और दुनिया इस चीज़ को मानती है, लेकिन हम इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोरोना की वबा के होते हुए भी पाकिस्तान जो है ना वो तरक्की से आगे बढ़ रहा था और वो तरक्की कर रहा था। पाकिस्तान में इंडस्ट्री लग रही थी, इदारे जो थे वो सारे खसारे से निकल रहे थे। आज उन्हीं इदारों को जो खसारे से निकल कर आगे जो है ना वो तरक्की कर रहे थे, खसारा ख़त्म कर चुके थे, आज उन्हीं को वो कह रहे हैं कि अगर वो 10 रुपये में भी खरीद ले तो वो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, पीछे जो है ना वो PIA के साथ स्टील मिल फ्री दी जा रही थी, आज फिर वो एग्जीबिशन लगा दिया गया है। तो चीज़ ये है कि उस नाहल और हैंडसम प्राइम मिनिस्टर ने 3 सालों में वो कर दिखाया था जो कोई नहीं कर पाया। शायद इसीलिए उसको सज़ा दे दी गई थी कि एक ऐसा लीडर क्यों आ गया जो पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जा रहा था, और ऐसे जो उन्होंने प्लान बनाए थे जिससे पाकिस्तान की डेवलपमेंट जो तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, और वो पाकिस्तान के जो अंदरूनी गद्दारों को और बैरूनी दुश्मनों को जो खटकी और उन्होंने सारा कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। और ये जो लोग आज हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, ये महंगाई ख़त्म करने आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे तरीके से महंगाई ख़त्म कर रहे हैं। अगर इसी तरह ये हुकूमत करते रहेंगे तो पाकिस्तान इसी तरह पीछे जाता रहेगा। तो ये हमारी ही वजह से है कि हम एक मुखलिस बंदे को, हम जो है ना वो भी इसीलिए देखते हैं कि देखें जी वो पहले जो होता है वो भी वही थे। आज से कुछ अर्सा पहले भी हम उनको सही कह रहे थे जी, इससे तो खान साहब से तो वो भी अच्छे थे, लेकिन आज हमें वो भी खुलकर सामने आ गए। लेकिन हम इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। पूरी दुनिया मान रही है कि जो 3 सालों में पाकिस्तान ने सर्वाइव किया है, अगर उसकी जगह पे इमरान खान साहब की जगह पे कोई और बंदा होता तो ये पाकिस्तान के कई टुकड़े हो चुके होते। लेकिन उन्होंने इतने सख्त टेन्योर के अंदर भी उन्होंने जो है ना पाकिस्तान को आगे लेकर गए, और उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा जो मुश्किल डिसीजन कहते हैं ना वो उन्होंने लिए हैं,
और आज के जो हुक्मरान हैं वो कहते हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल डिसीजन है जी, हमने पेट्रोल महंगा कर दिया, बहुत ज़्यादा मुश्किल डिसीजन है जी, हमने बिजली महंगी कर दी। तो अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। और देखें जिस तरीके से हमें, देखें या दुश्मन से सीख लें, दोस्तों से हम कुछ नहीं सीखते, तो दुश्मन से सीख लें, जिसको हम अपना अज़ली दुश्मन कहते हैं। वो कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और किस तरीके से अपनी खारजा पॉलिसी को आगे लेकर चल रहा है। और हम देखें आज से 3 माह पहले हम पूरी दुनिया के साथ खड़े थे। जहाँ आज इंडिया खड़ा है वहाँ 3 माह पहले पाकिस्तान खड़ा था। ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर जो है ना वो पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ जो लेकर जाता था और दुनिया मानती थी। और आज पाकिस्तान तनहा नहीं है, पाकिस्तान कहीं नज़र भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये हमारी ही अपनी नाअहली है। जब तक हम इन्हीं लोगों को सपोर्ट करते रहेंगे, इनके अगेंस्ट हम कोई एहतजाज नहीं करेंगे, तो हमारे तो खून में, हमारे नस्ल दर नस्ल जो है ना वो हमारे अंदर चलता आ रहा है। जो भी ताकतवर आएगा उसको हम सलाम करने की हमें आदत है। और हम देखें कि अफ़गानिस्तान जैसा मुल्क जो है ना वहाँ पे 80-85 रुपये पेट्रोल है, और पाकिस्तान जैसे जो दुनिया की नंबर 1 आर्मी के होते हुए भी हमारे पाकिस्तान में 234 रुपये लीटर पेट्रोल हो रहा है। और आलमी मंडी में पेट्रोल कम हो रहा है और हमारे यहाँ पेट्रोल बढ़ रहा है। और देखिए कैसे हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है। हो सकता है कि इसी तरह तरक्की करता रहे और कोई पाकिस्तानी जाग जाए और वो इनकलाब ले आए। इनकलाब अब नहीं आएगा, अगर हालात ये एक दफ़ा बिगड़ने ही हैं, जब तक ये बिगड़ेंगे नहीं तब तक ये कभी सुधरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जो श्रीलंका का हाल हुआ है, अगर वो हाल हमारे इन मौजूदा हुक्मरानों का ना किया गया तो फिर कभी भी पाकिस्तान तरक्की की तरफ नहीं जा सकता। जी, बिल्कुल, यहाँ पे जो भी नाअहल आता है और उसके पीछे एक लंबी लाइन होती है उसके फॉलोअर की, और हकीकत पसंदाना कोई भी नहीं है कि वाक़ई में वो इस काबिल था भी या नहीं। और ये जितना भी मुआशी बहरान है उन्हीं का ही पैदा किया हुआ है, क्योंकि 1 डेढ़ माह में कोई भी ऐसा कोई जादू की छड़ी नहीं होता कि हर चीज़ ही जो दुनिया के नक्शे पर हो उसको गैब कर दिया जाए। आई होप सो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इज़हार लाज़मी करें।